जो मटर का पादप है उसमें पुष्प दो तरह से लगते हैं। एक तो जैसे ये शाखा है, ये पादप है, इसके यहाँ से ये शाखा निकल गई, तो इन शाखा के बीच में अगर पुष्प लग रहा है इस तरह से तो वो हो गया कक्षीय। एक ये जो शाखा निकली, इस शाखा के सिरे पर अगर पुष्प लगता है, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये मटर का पादप है, ये यहाँ से शाखाएं निकल रही है, अगर यहाँ पुष्प लग रहा है, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का रीडमा स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के साइंस विषय से संबंधित है, अध्याय 3 आनुवंशिकी, जिसके 3 भाग पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। आज ये भाग 4 है, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे कि जो मेंडल ने मटर में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था वो क्या थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके कि मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण, विपरीत जो लक्षणों वाले गुण थे, उनका चयन किया था, वो कौन से थे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, मेंडल ने इन 7 जोड़ी लक्षणों में से जो सबसे पहला लक्षण लिया था वो था पादप की लंबाई से संबंधित। उसके बाद आपको इस तरह से याद रखना है कि एक लक्षण था पादप की लंबाई से संबंधित, साथ साथ लिख भी देते हैं, पादप की लंबाई। विपर्यासी लक्षण का मतलब यही है कि जैसे पादप की लंबाई था तो उसके अंदर लंबापन गुण हुआ, उसका विपर्यासी दूसरा जोड़ा कौन सा हो गया, बोनापन। तो इस तरह से उन्होंने क्या कितने जोड़े बनाए, 7 जोड़े बनाए थे, जिसमें से जोड़े का एक पहलू प्रभावी था, दूसरा क्या था, अप्रभावी था। तो यहाँ पर अगर पादप की लंबाई में जैसे प्रभावी देखें तो लंबापन का जो गुण था वो क्या था, लंबापन का गुण है वो प्रभावी था, और बोनापन क्या था, अप्रभावी था। और जितने भी एक संकर संकरण वाले प्रयोग किए थे, मेंडल ने लगभग उसके अंदर क्या लिए थे, लंबे और बोने पौधे वाले जो गुण हैं उसको लेकर किए। दूसरा आपको याद रखना है, अब इन 7 को याद कैसे रखोगे कि पहला तो एक तो याद रखना कि पादप की लंबाई से संबंधित है। उसके बाद उन्होंने पुष्प के 2 गुण लिए, फली के 2 गुण लिए और बीज के 2 गुण लिए। 7 हो गए। तो देखिए, पुष्प के 2 गुण लिए थे, उसमें से पहला क्या था, पुष्प की स्थिति से संबंधित, पुष्प की स्थिति, और दूसरा लिया था उन्होंने पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति और पुष्प की रंग, 3 हो गए। अब देखो, मैंने अभी बताया कि 2 पुष्प के लिए, 2 फली के लिए। तो यहाँ पर फली की बात करेंगे तो पहले लिखेंगे परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व फली की आकृति के 2 लिए, और दूसरा अपरिपक्व फली का रंग, 5। अब लास्ट 2 रह गए, वो दोनों किससे संबंधित है, बीजों से संबंधित है। तो पहले लिख देते हैं बीज की आकृति, ये पादप के लक्षण है, बीज की आकृति, और 7वां जो विपर्यासी गुण था वो क्या था, बीज का रंग। अब आपको याद ये रखना है कि इसमें प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। सबसे पहले पादप की लंबाई से संबंधित आ गया, लंबापन प्रभावी है और अप्रभावी है बोनापन। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फिर भी आपको बता दूं कि प्रभावी का मतलब क्या है कि मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तो उन प्रयोगों में क्या किए, जो एक संकर संकरण के प्रयोग किए या द्विसंकर संकरण प्रयोग किए, तो उन सभी प्रयोगों में जनक पीढ़ी से जो संतति पीढ़ी प्राप्त की, और उस संतति पीढ़ी के अंदर जो गुण दिखाई दिया उसको तो उन्होंने क्या कहा, प्रभावी गुण कह दिया, और जो नहीं दिखाई दिया उसको क्या बोल दिया, अप्रभावी गुण कह दिया। तो यहाँ पर पादप की लंबाई का प्रभावी गुण है लंबापन और अप्रभावी गुण है बोनापन। इसी तरह पुष्प की स्थिति का जो प्रभावी गुण था वो था कक्षीय। जो मटर का पादप है उसमें पुष्प 2 तरह से लगते हैं। एक तो जैसे ये शाखा है, ये पादप है, इसके यहाँ से ये शाखा निकल गई, तो इन शाखा के बीच में अगर पुष्प लग रहा है इस तरह से तो वो हो गया कक्षीय। एक ये जो शाखा निकली, इस शाखा के सिरे पर अगर पुष्प लगता है, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो,
ये मटर का पादप है, ये यहाँ से शाखाएं निकल रही है। अगर यहाँ पुष्प लग रहा है तो वो क्या हो गया, कक्षीय। और अगर इस शाखा के सिरे पे पुष्प लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ या अग्रस्त। तो यहाँ पर कक्षीय जो है प्रभावी और अग्रस्त जो है वो क्या है, अप्रभावी है। इसको अंतस्थ बोलते हैं, अग्रस्त या अंतस्थ, यानी सीमा के ऊपर या सिरे के ऊपर। तो पुष्प की स्थिति के दो लक्षण आपको याद रखने हैं, कक्षीय प्रभावी होगा और अग्रस्त या अंतस्थ होगा अप्रभावी। अब है पुष्प का रंग। दो तरह के पुष्प लगेंगे मटर के पादप पे। अगर बैंगनी रंग लगा तो उसको प्रभावी, और सफ़ेद पुष्प के कलर को क्या माना है, अप्रभावी। अब आता है परिपक्व फली की आकृति। अब ध्यान दीजिए, परिपक्व फली की आकृति की बात कर रहा है। तो यदि परिपक्व फली फूली हुई है, परिपक्व फली क्या है, फूली हुई है, तो वो तो है उसका प्रभावी गुण। और यदि संकीर्णित है, पिचकी हुई है, संकीर्णित है या पिचकी हुई है, उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी। संकीर्णित है तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी बोलेंगे, पिचकी हुई या संकीर्णित। अब है अपरिपक्व फली का रंग, यानी कच्ची फली का रंग। यदि हरा है तो उसे क्या बोलेंगे अपने, प्रभावी। और यदि पीला है तो उसे क्या बोलेंगे, अप्रभावी। अपरिपक्व फली यदि हरी है तो प्रभावी गुण होगा उसमें, और पीला है तो उसे क्या बोलेंगे, अप्रभावी। अब आएंगे बीज के दो। बीज की जो आकृति है वो अगर गोलाकार है, अपने जो पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण का प्रयोग, उसमें एक जो पादप का लक्षण लेंगे वो लंबाई वाला लेंगे और दूसरा लेंगे बीज की आकृति वाला। वहाँ भी ये बात याद रखना, एक गोलाकार तो प्रभावी, और जो झुर्रीदार है वो आकृति कैसी होती है, अप्रभावी। किसमें, बीज की आकृति के अंदर। अब बीज के रंग की बात करें तो बीज का रंग पीला प्रभावी होगा और हरा अप्रभावी होगा। अब यहाँ पर आपको पजल नहीं होना है। जैसे फली का रंग तो हरा प्रभावी माना और बीज के रंग में पीला प्रभावी माना है, तो इसको आप इस तरीके से जोड़ सकते हो। जैसे ये कच्ची फली का बात कर रहे हैं तो कच्ची फली का जो रंग होगा, कच्ची कब होगी, जब वो हरे रंग की होती है, तो इसमें हरा रंग प्रभावी होना चाहिए। ये आपके दिमाग में सिर्फ याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। और दूसरा, बीज का रंग में प्रभावी रंग कौन सा होगा, जब बीज पूरा पका हुआ होगा यानी पीले रंग का होगा, तो वो क्या अंकुरित हो सकेगा, इसलिए आपने उसको क्या करा, बीज का रंग प्रभावी। आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। तो ये थे मेंडल ने जो मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, वो क्या थे। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। देखिए, इन 7 जोड़ी लक्षणों में से एक मटर के पादप की लंबाई से संबंधित था, बाकी आपको याद रखने हैं कि 2 पुष्प से संबंधित है, 2 फली से संबंधित है और 2 बीज से संबंधित है। 2 पुष्प से संबंधित कौन से हैं वो देखिए आप। पुष्प में बात करेंगे कि वो पुष्प लगा हुआ कहाँ है, यानी पुष्प की स्थिति कक्षीय है तो प्रभावी, अग्रस्त है तो अप्रभावी। पुष्प का रंग बैंगनी है तो प्रभावी और सफेद है तो अप्रभावी। फिर अपने बात करते हैं फली। बीज के 2, पुष्प के 2 हो गए, अब फली के 2 करते हैं। तो फली में देखिए, परिपक्व फली की आकृति की बात करेंगे। फूली हुई है तो प्रभावी, संकीर्णित है यानी पिचकी हुई है तो अप्रभावी लक्षण। फिर बात करते हैं अपरिपक्व फली के रंग। तो यदि हरा रंग है तो प्रभावी, पीला रंग है तो अप्रभावी। ये किसके हो गए 2 लक्षण, फली के। अब आते हैं बीज पे, क्योंकि आप देखो 2 पुष्प, 2 फली और 2 बीज। अब बीज में देखिए, बीज की आकृति की बात करेंगे। यदि गोलाकार है तो प्रभावी, झुर्रीदार है तो अप्रभावी, और लास्ट रह गया बीज का रंग। पीला है तो प्रभावी याद रखना है और हरा है तो अप्रभावी याद रखना है। इस तरह से मेंडल द्वारा चुने गए 7 विपर्यासी लक्षणों को आप याद रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। आरपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी इनमें से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा गुण प्रभावी है या अप्रभावी है। या एक एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया कि जो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे उनमें से कौन सा लक्षण नहीं है। तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है कि मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ताओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन कई बार ऐसे हो जाता है, या कब हुई थी। तो देखिए, जब अपने इससे पहले जो वीडियो के अंदर देखा था
कि जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो एक ब्रून शहर के अंदर, चर्च के अंदर क्या थे, पादरी थे, और उस दौरान उन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के रिजल्ट को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष पेश किया। तो उसको पेश करने के अगले साल अर्थात यानी 1865 के अंदर जो सोसाइटी की वार्षिकी थी उसमें उनका लेख प्रकाशित हुआ। उस लेख के शीर्षक का नाम क्या था? मटर के संकरण के प्रयोग, मेंडल के संकरण के प्रयोग। तो देखिए 1865 से लेकर जो पुनः खोज हुई वो ही सन 1900 के अंदर, सन 1900 ईस्वी के अंदर मेंडलवाद की पुनः खोज हुई थी। ये 1865 और 1900 के बीच का जो ये 35 वर्ष है, इतने समय के अंदर मेंडल के जो नियम थे यानी आनुवंशिकता के जो नियम थे उन्हें उपेक्षित रखा गया। उपेक्षित का अर्थ ये है कि इस 35 वर्ष के दौरान उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उस समय के विद्वान थे, उन्होंने मेंडल के नियमों को माना नहीं था। परंतु इसे मेंडल का सौभाग्य कहा जा सकता है कि सन 1900 में 3 अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों ने यानी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और जो रिजल्ट निकला वो सेम वही रिजल्ट निकला जो 1865 में मेंडल ने निकाल दिया था। तो इसे ही कहा गया मेंडलवाद की पुनः खोज। तो वो 3 वैज्ञानिक कौन से थे? तो उसमें आपको याद रखना है, पहला थे ओलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज। दूसरा है जर्मनी के कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस। और तीसरे वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया, एरिक वॉन, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक। ये तीनों वैज्ञानिक आपस में जानते नहीं थे, अलग अलग रूप अलग अलग जगह पर प्रयोग किए और इन तीनों वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर जो रिजल्ट निकाले वो 1865 में मेंडल द्वारा निकाले गए रिजल्ट के अनुकूल थे या सेम वैसे ही थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने पृथक पृथक प्रयोग कर सन 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज की, मेंडलवाद की पुनः खोज की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के शेष भाग के साथ।